फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का मान क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन है अगर आपका पृथ्वी पर वेट 60 kg है तो चंद्रमा पे आपका वेट क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स का फोर्थ टॉपिक। और इसमें आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण। चार मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। इसे न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ g एक नियतांक है। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको पता चल गया। गुरुत्व, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। अतः गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अतः गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। गुरुत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण का ही एक उदाहरण है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है। अतः उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो इस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल mg वस्तु का भार के बराबर होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित। अतः गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन पर किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी तल अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी तल से वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है। अतः वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r के ही बराबर मानी जा सकती है। अतः गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F इक्वल टू जी m बाई r स्क्वायर। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g उत्पन्न होता है। इसलिए बल F इक्वल टू m स्मॉल g बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। समीकरण 1 एवं 2 से mg इक्वल टू जी m बाई r स्क्वायर, g इक्वल टू जी m बाई r स्क्वायर। इससे स्पष्ट है कि गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल g का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराए जाए तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु
पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में वस्तु पर वायु का श्यानकर्षण तथा उत्प्लावन प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसी के कारण भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर स्मॉल जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। जी के मान में भिन्नता इस प्रकार है। पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर और महत्तम ध्रुवों पर होता है। इसके दो कारण हैं। पृथ्वी का आकार G=GME/RE², जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान, RE पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। इसीलिए जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, इसके कारण जी का मान G'=G-RE⍵² भूमध्य रेखा पर, जहाँ G' घटते हुए गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, ω0 हो जाए, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, जिसका मान G'=G1-2h/RE के बराबर होता है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, जिसका मान G'=G1-h/RE के बराबर होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार W वास्तविक भार mg+ma, जहाँ m व्यक्ति का द्रव्यमान है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार W mg-ma। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो mg+ma और लिफ्ट नीचे आ रहा है तो mg-ma। जब लिफ्ट एक समान वेग त्वरण E=0 से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी। अतः A=G तथा W=mg-mg=0, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, अर्थात A=g, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा, अर्थात W=mg-ma इज स्मॉलर देन 0, अर्थात W अब ऋणात्मक है। इसीलिए आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह उठकर छत से जा लगेगा। अब है सैटेलाइट उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा मनुष्य ने अपने कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े हैं, जो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। मान लिया कि m द्रव्यमान का एक उपग्रह भी 0 वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल mv0²/r/m G_m⁡/r²v0 परंतु r=re+h, जहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या तथा h पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई है।
अतः v0 इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। अब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई, v0 इक्वल टू रूट अंडर जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच प्लस इक्वल टू आर ई रूट अंडर जी बाई आर ई प्लस एच। अतः इससे स्पष्ट है कि उपग्रह का कक्षीय वेग v0 उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका वेग कम होगा। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह का वेग समान होगा। उपयुक्त समीकरण में g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई का मान 6.4 इंटू 10⁶ मीटर तथा h इक्वल टू 0 रखा जाए तो v0 इक्वल टू 7.9 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण का रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। क्या बोल रहा है? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। अतः परिक्रमण काल टी इक्वल टू परिधि बाई कक्षीय वेग इक्वल टू 2 पाई आर बाई v0 इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच बाई v0। v0 का मान रखने पर t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच बाई 2 एच रूट अंडर आर ई प्लस एच बाई आर ई रूट अंडर जी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का पावर 3/2 बाई आर ई रूट अंडर जी। इससे स्पष्ट है कि उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। परिक्रमण काल के समीकरण में g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर तथा h इक्वल टू 0 रखने पर पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह, सिंक्रोनमस और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक या भूअस्थायी उपग्रह कहते हैं। इस उपग्रह की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमण करता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमण करता है। इससे परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी पर परिक्रमण करता है। इसका उपयोग तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग हो जाएगा। इसका उपयोग दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दूरदर्शन सेटों टीवी सेट पर दिखाया जाता है। इसका उपयोग रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एवं दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अब है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। अतः पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। पलायन वेग v इक्वल टू √2 g r e
जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण एवं re पृथ्वी की त्रिज्या है। इस समीकरण में g एवं re का मान रखने पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। अतः यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु भी फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। पलायन वेग का वैल्यू याद रखने वाले पॉइंट हैं, इसको याद रख लीजिएगा। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 √g तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग v √2g अतः v √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना मतलब 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। उपग्रहों में भारहीनता वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, अर्थात इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। इसीलिए उपग्रह के अंदर यदि कोई व्यक्ति गिलास से जल पीना चाहे तो वह उसे नहीं पी सकेगा, क्योंकि गिलास टेढ़ा करते ही उसमें से जल निकलकर बाहर बूंद के रूप में तैरने लगेगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को भोजन आदि पेस्ट के रूप में ट्यूब में भरकर दी जाती है। पेस्ट के रूप में ट्यूब में भरकर दी जाती है। चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है, परंतु चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण उसे कुछ भार का अनुभव होता है, जिसे चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कहते हैं। चंद्रमा के g का मान पृथ्वी के g का 1/6 गुना है। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर के भार के 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या था कि आपका वेट अगर पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 60/6 = 10। तो चंद्रमा पर आपका वेट 10 किलो है, खुश हो जाइए। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का कक्षीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उससे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² is directly proportional to r³। इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 डे होता है। बुध का होगा परिक्रमण काल 88 डे और दूरस्थ ग्रह वरुण, सबसे दूर जो है वरुण, उसका परिक्रमण काल होगा 165 वर्ष 165 डेज। ओके फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे वाले टॉपिक को आप देख सकें। नेक्स्ट टॉपिक आने तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।